गुड इवनिंग टू यू ऑल। एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशन में आप सबों का स्वागत है। एक आग्रह मेरा होगा कि आप खुद को म्यूट कर लें। अनम्यूट करने के हमारे स्कोप बनेंगे तब जबकि हम इंटरैक्टिव सेशन में इन करेंगे। देखें, अब तक इंटरव्यू प्रोग्राम नेचर ऑफ इंटरव्यू, नेचर ऑफ क्वेश्चन पर हमारी विस्तार से आपके साथ चर्चा हुई है। और अब तक की चर्चा के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो कंक्लूडिंग रिमार्क में एक ही कहना चाहूंगा, वह यह कि बोर्ड मेंबर आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करता है। एक, आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा कि आप अपने निर्णय को जस्टिफाई करने की स्थिति में हो। कृपया जितने लोग हैं अपने को म्यूट कर लें, क्योंकि इस चीज को समझें कि एक आपके लिए हो सकता है वो 30 सेकंड का समय हो, लेकिन आपका वह 30 सेकंड जो है इस देश को कम से कम 1 घंटे का नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि वो 30 सेकंड केवल आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, जो 100 प्लस लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं वे सारे 30 सेकंड के लिए डिस्टर्ब होंगे। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि वो 30 सेकंड लेने वाले आप अकेले हो भी तो हम लोग बर्दाश्त कर लें, हम लोग मैनेज कर लें। उस 30 सेकंड की दावेदारी वाले भी कई लोग हो जाएंगे। तो कम से कम थोड़ा सा मेरे बारे में सोचें, ना सोचें, अपने बारे में सोचें या ना सोचें, लेकिन राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद के इस दौर में देश के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोग जैसा आदमी तो चुप भी रह जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो राष्ट्रवादी खड़े हैं वो हाथ धो के आपके पीछे पड़ सकते हैं। तो जो बातें मैं कह रहा था वह यह कि वहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो कुछ बोल रहे हो, आपके जो भी ओपिनियन वहां पर सामने आ रहे हों, उस ओपिनियन के जरिए हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो रैशनल है, जो लॉजिकल तरीके से सोचता है। और ऐसी स्थिति में आपको अपने पोजीशन को जस्टिफाई करना होगा। कल जब बायोडाटा एनालिसिस पर हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी, तो बायोडाटा एनालिसिस पर चर्चा के क्रम में हमने कहा था कि आपके बायोडाटा का 2 एरिया जो है वो ग्रे एरिया है। एक हॉबी, क्योंकि हॉबी के बारे में आप जो भी सूचनाएं दे रहे हैं वो सूचनाएं खुद आपके द्वारा दी जा रही है, आपके बदले किसी और के द्वारा हॉबी के बारे में सूचनाएं नहीं दी जा रही। और ठीक उसी प्रकार बीपीएससी ने सर्विसेज के जो लिस्ट दे रखे हैं, तो उस सर्विसेज में किस सर्विसेज को प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, प्रायोरिटी में ऊपर रख रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, यह भी आप स्वेच्छा से कर रहे हैं। आवाज मेरी जा रही है? आवाज जा रही है? तो थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन से आप लोग भी महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर जब आपकी भी आवाज नहीं निकलेगी तो वहां जो इंटरव्यूअर बैठे होंगे वो आपको फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर ही जज करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि सर्विसेज की जो प्रायोरिटी आप दे रहे हैं वो प्रायोरिटाइज आप खुद कर रहे हैं।
और सारे लोग जानते हैं कि जब तक आप उस सर्विसेज में न चले जाएं तब तक उस सर्विसेज के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी नहीं होगी। ये सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन वे इस बात को भी जान रहे हैं कि सामने जो व्यक्ति हमारे बैठा हुआ है वह प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आया हुआ है, वह प्रशासनिक पद का दावेदार है। तो नहीं जानना अपराध नहीं है, ध्यान रखेंगे, नहीं जानना अपराध नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश न करना यह गलत जरूर है। अगर आपने जाने बिना प्रायोरिटी को फिक्स करने की कोशिश की, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। यह तो अपेक्षा आपसे की जा सकती है कि आप यह जानने की कोशिश करें कि अगर इसको हम प्रायोरिटी में ऊपर रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, इसको प्रायोरिटी में नीचे रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं। यह जस्टिफाई करने के पोजीशन में आपको होना होगा। और दूसरा कंटेक्स्ट जो है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपको यह साबित करना होगा कि उनके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उनके सामने में बैठा हुआ जो व्यक्ति बात कर रहा है वह रैशनल है, वह लॉजिकल है, वह आर्बिट्ररी तरीके से, मनमाने तरीके से निर्णय नहीं लेता है, जब तक यह आप साबित नहीं करेंगे। तीसरा कंटेक्स्ट, अब उनके सामने साबित करने की बात को छोड़ दें, आप कैरियर के अहम मोड़ पर खड़े हैं। और मैं रेफरेंस के साथ बात करता हूं। 1993 में यूपीएससी का रिजल्ट आया और बेगूसराय जिले के भरवार गांव से 2 भाइयों का फाइनल सिलेक्शन होता है। और संयोग से वो हमारे ग्रामीण हैं, उनके रिलेटिव थे। और जब दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के लिए आया तो मैं जिनके रूममेट के रूप में रह रहा था वे उनके फुफेरे भाई थे। तो संयोग से सिलेक्शन होने के बाद दोपहर का समय रहा होगा, हम लोग खाना खा पी करके सो रहे थे, तो अचानक दोनों भाइयों में बड़े राजू भैया जो अभी पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज में यहीं पर दिल्ली में हैं, राजू भैया आए और धराम से बेड पर हाथ पैर पसार करके लेट गए। मतलब एक गहरी उदासी उनके चेहरे पर छाई हुई थी। और उन्होंने शिवपूजन सहाय की जो कहानी है, कहानी का प्लॉट जिसका रेफरेंस अक्सर मैं देता हूं, नहीं कहानी, उन्होंने एक कोटेशन बोला आह करते हुए कि जिंदगी की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता। जिंदगी की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता। अब आप पूछेंगे उनकी इस टिप्पणी या उनकी इस प्रतिक्रिया का कंटेक्स्ट क्या था। तो दरअसल जिन दोनों भाइयों का हुआ था उनमें बड़े भाई के रैंक बेहतर थे, लेकिन उन्होंने सर्विसेज प्रेफरेंस में पोस्टल एंड टेलीग्राफ को ऊपर दे रखा था। और छोटे भाई जिनका रैंक उनकी तुलना में नीचे था, लोअर रैंक में थे, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में पोस्टल एंड टेलीग्राफ की जगह जो है उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम एंड एक्साइज को ऊपर दे रखा था। तो इन्होंने तो उस हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से राजू भैया को पोस्टल एंड टेलीग्राफ मिलना था और संजू भैया जो छोटे थे उनको कस्टम एंड एक्साइज मिला। और संयोग से उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और बेगूसराय की सांसद थी कृष्णा शाही। कृष्णा शाही जी जो हैं वो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री स्टेट थी। तो इन्होंने अपने भर
कृष्णा शाही से बहुत पैरवी लगवाई और कोशिश ये किया इन्होंने कि किसी तरह से उस प्रायोरिटी को चेंज किया जा सके। और उस दिन जब वो आए थे, उस दिन यह कोशिश निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है और यह कोशिश विफल रहती है। तो ये जो कोशिश की गई और कोशिश की जो विफलता रही, उस विफलता ने जिस फ्रस्ट्रेशन को जन्म दिया, वही फ्रस्ट्रेशन उन पंक्तियों के जरिए अभिव्यक्त होता है जब वो कहते हैं कि किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता, खुदा की चक्की में बड़ी बड़ी हस्तियां बेआवाज पिसी जाती हैं और उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलता। और ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको स्टोरी बतला रहा हूं, ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं। और अभी आपके पास आने के पहले ये एग्जाम्पल हमें ध्यान में भी नहीं था, अचानक से स्ट्राइक किया और मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा जाए और इस एग्जाम्पल को आपके सामने रखते हुए तब मैं अपनी चर्चा शुरू करूं। आप इस बात को समझें कि जिस सर्विस प्रेफरेंसेज को आप भरने जा रहे हैं, उस सर्विस प्रेफरेंसेज की कितनी अहमियत है और वह सर्विस प्रेफरेंसेज जो है वह रेस्ट ऑफ लाइफ तक आपका पीछा करेगा। अगर आपने सही निर्णय लिया है तो रेस्ट ऑफ लाइफ तक उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे, और अगर आपका निर्णय गलत रहा तो उस गलत निर्णय की कीमत आपको शेष जिंदगी तक चुकानी होगी। और इसलिए हमने कहा कि अगर आपके पास जानकारियां नहीं हैं तो उन जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। उन जानकारियों को इकट्ठा करने में हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। हमारी अपनी कोशिश रहेगी कि हर पर्टिकुलर सर्विसेज के जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर का समय आपके साथ गुजारें, आपके बीच में हाफ एन आवर का समय गुजारें और कम से कम 2 चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाएं। एक, उस सर्विसेज को अगर आप ज्वाइन करते तो आपका रोल क्या होगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक इस बात की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अक्सर सर्विसेज से उठा करके प्रश्न पूछे जाते। और दूसरा, वो आपको यह बतला सकें कि उस सर्विसेज के पॉजिटिव्स क्या हैं और उस सर्विसेज के निगेटिव्स क्या हैं। मैं या वो आपको ये नहीं बतलाएंगे आपको किसको प्रीफर करना चाहिए या किसको प्रीफर नहीं करना चाहिए। हमारी और उनकी भूमिका है। आज आपके बीच आलोक सर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, जुड़े हुए हैं, और आलोक सर को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक बार मैं अपनी बात खत्म कर लूं। और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वह असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सर्विसेज इस बार नहीं है लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी है, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर SC ST है। अगेन अगर यहां से मूव करूं तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है सोशल सिक्योरिटी भी यहां पर, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, एटलीस्ट ये 4 पोस्ट हैं जिनके संदर्भ में आलोक सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहां पर जो मैं कहना चाहता, सर्विसेज प्रेफरेंस में किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा तो पहली महत्वपूर्ण चीज है जो सर्विस प्रेफरेंसेस के वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह कि सर्विसेज का नेचर और सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है हमारे नेचर, हमारे इंटरेस्ट और हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है या नहीं करती। जैसे 2 एग्जांपल मैं केवल लूंगा। एक एग्जांपल मैं लूंगा डिप्टी SP बिहार पुलिस सर्विसेज जो है,
ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और अगर अपने नेचर, अपने टेम्परामेंट के बारे में मैं बात करूं तो मुझे लगता है मेरे, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम जिस डिसिप्लिन की हम बात कर रहे, क्या आप लोग प्रशासन में जाने के बाद लॉकडाउन को सफल बनाइएगा। जब आप ही लोग लॉकडाउन को तोड़ने में लगेंगे तो जनता तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी, वो तो पैदा ही हुई है लॉकडाउन को तोड़ने के लिए। तो मैं जो चीज कह रहा, अगर मैं अपने कंटेक्स्ट में बात करूं तो मुझे लगता है कि बिहार पुलिस सर्विसेज की तुलना बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेरे नेचर को कहीं ज्यादा सूट करती है। इसलिए बिहार पुलिस सर्विसेज की तुलना बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेरे नेचर को सूट करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मैं पसंद नहीं करता। जबकि अगर आप देखें वर्दी वाले कोई भी सर्विसेज होंगे तो उसमें डिसिप्लिन की अपनी अहमियत होती है और उस डिसिप्लिन पर जोर होता है। मुझसे अगर पूछे तो एक धंधे की बात छोड़ दें, पढ़ना पढ़ाना छोड़कर, तो मैं अपनी जिंदगी में बड़ा कैजुअल आदमी हूं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्यादा बेटर सूट करता, क्योंकि कुछ हद तक जो है उस कैजुअलनेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में स्पेस होता है, वो स्पेस वर्दी वाली सेवाओं में नहीं होता। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो बाय नेचर मैं थोड़ा सा सेंसिटिव आदमी हूं, और थोड़ा सा वर्दी वाली सेवाएं जो होती हैं उनमें थोड़ा सा आपको कठोर होना होता। सेंसिटिविटी की तो जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा सख्त आपको होना होता है। तो दूसरी वो चीज भी मेरे नेचर और टेम्परामेंट को सूट नहीं करती। तीसरी चीज कहूं तो अगर बिहार पुलिस सर्विसेज की बात करूं तो 24/7 जॉब है। मुझे लगता दो प्रोफेशन, एक पुलिस का जो प्रोफेशन होता है और दूसरा डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है, ये दो प्रोफेशन जो होता है 24/7 होता है। और 24/7 का मतलब यह है कि पर्सनल लाइफ के लिए वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहता। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में सफर आपको करके तब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर आदमी का अपना नेचर होता है, हर आदमी का अपना टेम्परामेंट होता है। उस नेचर और टेम्परामेंट के हिसाब से उसे देखना है कि उसे कौन सा जॉब प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर देना चाहिए और किस जॉब को प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे देना चाहिए। थोड़ी देर तक तो मैं बंधा रह सकता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन बंधनों के खिलाफ मैं विद्रोह करने लगता। तो उन बंधनों के खिलाफ विद्रोह करने लगता हूं तो ज्यादा बंध करके नहीं रह सकता, यह मेरे नेचर का हिस्सा है। तो इसीलिए मैंने इस बात की चर्चा की कि अपनी पर्सनालिटी को जज करें, अपने नेचर और टेम्परामेंट को जज करें, और जिस सर्विसेज को आप प्रीफर कर रहे हैं उस सर्विसेज के नेचर ऑफ वर्क को जज करने की कोशिश करें। और उस सर्विसेज के नेचर ऑफ वर्क को जज करते हुए आप ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता, कौन सा अपेक्षाकृत कम सूट करता है। तो एक तो नेचर ऑफ वर्क हो गया, दूसरा इसमें नेचुरल ओरिएंटेशन की बात की, इंटरेस्ट की बात की। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल जब बायोडाटा एनालिसिस पर हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी, तो बायोडाटा एनालिसिस पर चर्चा करते हुए हमने कहा कि अक्सर मैं ये देखता हूं कि हॉबी और जॉब या सर्विसेज जो आपके हैं, नहीं पता चला कि हमने टीचिंग हॉबी दे रखी,
टीचिंग हॉबी दे रखे, हम ऑलरेडी टीचर हैं और पता चला अब टीचर छोड़ करके हम क्या बनना चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन में हम आना चाहते। टीचिंग हमारी हॉबी है, हम ऑलरेडी टीचर हैं, अब टीचिंग छोड़ करके हम एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते। तो कम से कम अगर मैं सामने में मौजूद हूं तो मेरे लिए यह सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। और यह सिचुएशन मेरे लिए इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मेरा मानना है कि वह आदमी भाग्यशाली है जिस आदमी का प्रोफेशन वही हो, जिस आदमी का प्रोफेशन वही हो जो उसका नेचुरल इंटरेस्ट है। अगर आपका नेचुरल इंटरेस्ट, अगर आपका प्रोफेशन दोनों मैच करता है, अगर आपकी हॉबी और अगर आपका प्रोफेशन मैच करता है, तो उस स्थिति में ज्यादा उस प्रोफेशन में आप अपना बेस्ट दे पाने की स्थिति में होंगे। उस प्रोफेशन में आप अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बना सकने की स्थिति में होंगे और उस प्रोफेशन में आप लंबी दूरी तय करने की स्थिति में होंगे। मुझसे अगर पूछें तो यह मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे आप में से कई लोग देते हैं बच्चों से बातें करना हॉबी है या बुजुर्गों से बातें करना हॉबी है। बच्चों से बातें करना हॉबी है, बुजुर्गों से बातें करना हॉबी है। तो अगर बच्चों से बातें करना हॉबी आपकी है, बुजुर्गों से बातें करना आपकी हॉबी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वैसी स्थिति में असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसको प्राथमिकता आपको देनी चाहिए? असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर एससी एसटी को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर सोशल कॉलेज जो है आपको कहीं ज्यादा इंपैक्ट करते हुए आते, क्योंकि वहां पर उस डिपार्टमेंट से जुड़ के जमीनी धरातल पर आप प्रभाव उत्पन्न करने की स्थिति में हो सकते। तो वो चीजें हॉबी में जो आपने लिखी हैं, जो आपने इंटरेस्ट में लिखा है, वो सर्विस प्रेफरेंस में तो वो आपका प्रेफरेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है नहीं। और जिसकी बात मैं करता कि इंटीग्रिटी ऑफ पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिस मोमेंट पर उन्हें पता चला कि हमारे सामने जो शख्स बैठा हुआ है वह लैक ऑफ इंटीग्रिटी की स्थिति में है, उसमें लैक ऑफ इंटीग्रिटी वाली स्थिति है, उसमें कोई इंटीग्रिटी नहीं है, आपका इंटरव्यू वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम अपने बायोडाटा में 2 कॉलम को कभी हल्के में मत लीजिएगा। हॉबी के कॉलम को हल्के में मत लीजिएगा और दूसरा सर्विस प्रेफरेंसेस के कॉलम को कभी हल्के में मत लीजिएगा कि भैया ने कहा, सीनियर ने कहा तो इसलिए प्रेफरेंस भर दिए। अरे भैया ने कहा, सीनियर ने कहा था, आपको तो कम से कम रुक करके तो पूछना चाहिए था कि इसको क्यों भरें और इसको क्यों नहीं भरें। इतना तो पूछ सकते थे आप। और अगर इतने भी पूछने की स्थिति में नहीं है तो मुझे लगता है और कहीं आप उपयुक्त हो, कम से कम यहां पर उपयुक्त नहीं है। उस सर्विसेज के लिए आप उपयुक्त नहीं है जिस सर्विसेज के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं और जिस सर्विसेज के दावेदार के रूप में आप हमारे सामने बैठे हुए। क्योंकि ध्यान रखेंगे, कल हमने आपके बायोडाटा को 2 श्रेणियों में कैटेगराइज किया था, अचीवर्स बायोडाटा और नॉन अचीवर्स बायोडाटा की कैटेगरी में। और आज आपके बायोडाटा को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। आज आपके बायोडाटा को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता। बायोडाटा के वे पहलू जहां पर बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली स्थिति है। इसका मतलब समझ में आया? बायोडाटा के वे पहलू जहां बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली स्थिति है। इसका मतलब यह हो गया
कि बायोडाटा के वे पहलू जहां पर आप किसी प्रकार का परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं, आप अपने एकेडमिक्स में कोई परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं है, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे बीएड हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, वहां कोई परिवर्तन किया जा सकता? वहां पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नहीं, आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज करने की स्थिति में नहीं है, वहां भी किसी प्रकार के चेंज करने की स्थिति में नहीं। लेकिन आपके बायोडाटा में कम से कम 2 जगह ऐसे हैं जहां आप परिवर्तन करने की स्थिति में हैं। एक हॉबी और दूसरा सर्विसेज प्रेफरेंस। यहां पर आप ये नहीं कह सकते थे कि उस समय पिताजी का दबाव था इसलिए इंजीनियरिंग की तरफ चले गए, या आईएससी ले लिया, या बीएससी ले लिया, या फलाना विषय ले लिया। वहां पर यह एक्सक्यूज दे के नहीं बच सकते, क्योंकि ये बायोडाटा के इन 2 पहलुओं को आपने बामुश्किल 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले भरा है, और इसके संदर्भ में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले आपने डिसाइड किया है। नंबर 1। तो इसलिए हमने कहा कि पहला नेचर ऑफ वर्क पर नजर होनी चाहिए, नेचर ऑफ वर्क पर नजर होनी चाहिए। दूसरा, जो सर्विसेज ऑब्लिगेशन आपके हैं, सर्विसेज ऑब्लिगेशन भी 2 तरह के होते हैं। अगर सर्विसेज ऑब्लिगेशन पर जाएं तो 2 तरह के होते हैं। एक सर्विसेज ऑब्लिगेशन जो होता है डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक नेचर का सर्विसेज ऑब्लिगेशन जो होगा, नए नए चैलेंजेस आपके सामने लगातार आते रहेंगे और आपको वो रिस्पॉन्ड करना होगा। तो सबसे डायनामिक नेचर ऑफ सर्विसेज ऑब्लिगेशन कहीं पर दिखाई पड़ता तो वो आपको पुलिस सर्विसेज में वो दिखाई पड़ता है। सबसे ज्यादा सर्विसेज ऑब्लिगेशन जो डायनामिक सर्विसेज ऑब्लिगेशन जो दिखाई पड़ता है वो पुलिस सर्विसेज में आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि 5 मिनट के बाद कौन नया सिचुएशन चला आएगा, ऐसा सिचुएशन चला आएगा जिसको आपने फेस नहीं किया है और आपको उस सिचुएशन को फेस करना। तो जितना डायनामिज्म सर्विस ऑब्लिगेशन के कंटेक्स्ट में आपको पुलिस सर्विसेज में दिखाई पड़ेगा, शायद अदर सेवाओं में उतना डायनामिज्म नहीं दिखाई पड़े, या अदर सेवाओं के संदर्भ में अगर डायनामिज्म है भी तो उस स्तर पर नहीं है, डायनामिज्म की वह इंटेंसिटी नहीं है। उसी के कंटेक्स्ट में अगर हम जाकर के देखें तो उसके कंटेक्स्ट में बात करूं, देखें कई चीजें समझने की जरूरत है। अगर बेटर मैनेजरियल स्किल आपके पास है तो उस स्थिति में अगर आप गौर करें तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे पोस्ट जो हैं आपको ज्यादा सूट करते, क्योंकि वहां पर ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग 2 जगहों पर आपकी अहम और निर्णायक भूमिका होती है। और बेटर ऑब्जर्वेशन और बेटर मॉनिटरिंग के जरिए आप जमीनी धरातल पर फर्क उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और फर्क उत्पन्न करने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि सामान्यतः वहां पर जो है आपको इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करना होता, खुद इंप्लीमेंट नहीं करना होता। जबकि कई सारे सर्विसेज ऐसे हैं जहां पर आप इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी के रूप में जमीनी धरातल पर इंप्लीमेंट करने में आप अहम भूमिका निभाते हुए आते। तीसरा कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, स्पेस फॉर पर्सनल लाइफ, स्पेस फॉर पर्सनल लाइफ। बहुत लोग होते हैं जो सुकून की जिंदगी तलाशते हैं, बहुत ज्यादा लोड लेने के लिए नहीं तैयार होते, या जब लोड उन पर बढ़ता है तो लोड बढ़ने की स्थिति में मानसिक संतुलन जो है बिगड़ने लगता है। तो कई सर्विसेज हैं जिस सर्विसेज को आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीफर कर सकते। देखते हैं, सब रजिस्ट्रार का सर्विसेज है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा। सब रजिस्ट्रार का सर्विसेज है, बिहार फिनेंशियल सर्विसेज के से जुड़े हुए जो सर्विसेज हैं
तो वहां पर मोटा मोटी आप देख लें, एक ऑफिस आवर है, उस ऑफिस आवर को फॉलो करना, ऑफिस आवर के बाद उस लायबिलिटी से फ्री है। पुलिस सर्विसेज का कोई ऑफिस आवर नहीं होता। उसकी तुलना में देखें, वो पर्सनल लाइफ के लिए स्पेस आरडीओ के पास होती है, एसडीएम के पास होती है, वो स्पेस होता है, डीसीएलआर के पास वो स्पेस होता है। लेकिन एसडीएम या आरडीओ के रूप में भी अगर आप हैं तो अदर सर्विसेज की तुलना में यहां पर वर्कलोड आप पर हमेशा ज्यादा होगा। पुलिस सर्विसेज की तुलना में कम होगा, लेकिन अदर सर्विसेज की तुलना में वहां पर लोड ज्यादा होगा। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनल लाइफ के लिए स्पेस को हम बचाए रखना चाहते, तो उस स्थिति में ऐसे सर्विसेज को हम प्रीफर करें जहां पर लोड अपेक्षाकृत कम है। ऐसे सर्विसेज को हम प्रीफर करने की कोशिश करें जहां पर नेचर ऑफ जॉब जो है ऑफिस से जुड़ा हुआ है, ऑफिस आवर के बाद हम फ्री महसूस कर सकें। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आगे मैं बात करूं, इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में देखें, एक और चीज जो है अहम रोल प्ले करता, पे स्केल एंड ग्रेड पे। और पे स्केल और ग्रेड पे के संदर्भ में मैं दो बातें कहूंगा। जब मैट्रिकुलेशन में था तो प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी थी, नमक का दारोगा। देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है उनके पास तो बहुत स्पेस नहीं है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है कुछ कुछ सुझाव उसके लिए भी देता चलूंगा। तो प्रेमचंद की कहानी जो नमक का दारोगा पढ़ी थी, तो नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन है और मुंशी बंशीधर है। तो मुंशी बंशीधर जो है ईमानदार अधिकारी हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ईमानदार अधिकारी बनते हैं तो जिंदगी भर बीवी और बच्चे जिंदगी भर कोसते रहेंगे, ठीक है, और बीवी और बच्चों के निशाने पर जिंदगी भर बने रहेंगे। नहीं, अगर महिला है तो थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट है उसमें, क्योंकि मेल ईगो के कारण पुरुष आपको जो है मतलब इसके लिए दबाव नहीं बना पाएंगे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें कहते हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, दैनिक आय मैं ही रुक जाता हूं और थोड़ी सी प्रतीक्षा आप लोग भी कर ले। तो मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, दैनिक आय बहता हुआ स्रोत। और एक हमारा बड़ा करीबी शिष्य है, इंटरेक्ट करवाऊंगा मैं आप लोगों को किसी दिन, समझे, यहां डेनिप्स में। तो जब ट्रेनिंग में था तो वो कहा करता था कि भैया वहां पर बतलाते हैं, देखो शुक्राना लो तो लो लेकिन हकराना मत लो। मतलब जो घूस भी लिया जाता है तो घूस को कैटेगराइज किया गया शुक्राना और हकराना के रूप में। शुक्राना का मतलब यह हो गया कि अगर कोई खुशी से दे रहा है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर कोई देने में सक्षम है तो लेने में हर्ज नहीं है। लेकिन किसी का गर्दन दबा करके देने में सक्षम नहीं है तब भी लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये काम नहीं करो, क्योंकि वहां पैसा ही नहीं मिलेगा, पैसे के साथ साथ ढेर सारी आह भी मिलेगी और उस आह की कीमत चुकानी पड़ेगी। यद्यपि मुझसे अगर पूछें तो मेरा अपना मानना है कि शुक्राना और हकराना के बीच अगर प्रशासनिक अधिकारी भेद करने लगे तब पैसा कमाना तो संभव नहीं है। पैसा कम, क्योंकि हक आप मेरा नहीं मार सकते। कोई होरी होगा तो होरी की गर्दन दबा के उसका हक मार सकते हैं, आप किसी सर्वेश का हक नहीं मार सकते, क्योंकि सर्वेश का हक मारने की कोशिश करेंगे तो सर्वेश चढ़ बैठेगा, और सर्वेश चढ़ बैठेगा तो उसकी एक कीमत होगी। तो एक जो कंटेक्स्ट मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था वह यह कि यह आपको अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी है। मैं फिर रेफर करना चाहूंगा, किशोर कुणाल का नाम सुना होगा। तो एक हमारे सीनियर थे,
तो संयोग से उनका सिलेक्शन जब यूपीएससी में इसमें होता, तो वो किशोर कुणाल से पटना जाते हैं, तो किशोर कुणाल से मिलते। तो उन्होंने पैर छू करके प्रणाम किया और कुणाल सर को कहा कि सर, आप लोगों के बारे में सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, तो चाहते हैं कि कुछ मैसेज आप हमें दें। तो किशोर कुणाल जी ने कहा उन्हें कि बेटा देखो, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, वह यह कि तुम एक दोराहे पर खड़े हो, यहां से दो रास्ते निकलते, किस दिशा में जाना है यह तुम्हें निर्धारित करना है, किस रास्ते पर चलना है यह तुम्हें निर्धारित करना है। एक रास्ता है, जिस रास्ते पर चलोगे तो रास्ता बना बनाया है, जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं उस रास्ते पर, सब कुछ वहां तुम्हें मिलेगा एक चीज छोड़ के, और वह है सेटिस्फैक्शन, और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। और एक दूसरा, और जिंदगी में उस रास्ते पर चल करके लंबी दूरी भी तय करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरा रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के पहले उस रास्ते को तुम्हें बनाना पड़ेगा। झाड़ और झांखर जो हैं उस रास्ते पर पड़े हुए हैं, उस रास्ते पर जिंदगी में ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाओगे। उस रास्ते पर मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन उस रास्ते पर एक चीज होगी तुम्हारे पास जो दूसरे रास्ते पर चलने वाले के पास नहीं होगी, नहीं होती, वो है सेटिस्फैक्शन। अब तुम्हें निर्धारित करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, और यही बातें मैं आपसे कहूंगा। अभी निर्णय लेने का समय है, और विशेष रूप से ये बातें उन लोगों को कहूंगा, ये सलाह मैं उन लोगों को देना चाहूंगा जो मूल्य, सिद्धांत, नैतिकता, आदर्श इनको लेकर के जिनके अंदर जो है लगता है कि कुछ कुछ खलबली मचती है। अपने को मिसजज मत कीजिएगा, क्योंकि मूल्य, सिद्धांत, आदर्श, नैतिकता के रास्ते पर चलने की एक बड़ी कीमत होती है। अगर आप उस बड़ी कीमत को चुकाने का मादा आप में है, तब उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें, चलने के बारे में सोचें। अगर उस रास्ते पर चलने का मादा नहीं है तो और प्रशासनिक अधिकारी जैसे चल रहे हैं उसे चलने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, कई सर्विसेज ऐसे हैं जहां बहुत मुश्किलें नहीं आएगी पैसा कमाने में। बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज भी उस कैटेगरी में जाता है, सब रजिस्ट्रार भी उस कैटेगरी में जाता है, ठीक है। और नया ताजा में देखें, आरडीओ जो है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, सुदामा सर नहीं है, नहीं तो नाराज हो जाते। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पोस्ट भी उस कैटेगरी में आते हैं, जहां पर आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं, जहां पर पैसे के स्कोप हैं। हां, बिना पैसा कमाए जीना चाहते थे, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, आपके सामने परेशानियां आने जा रही। तो एक तो वह कंटेक्स है। दूसरा कंटेक्स जो मैं कहता कि सर्विसेज प्रेफरेंस में पे स्केल और ग्रेड पे को जरूर ध्यान में रखें। बहुत लोग 5400 4800 तक सीमित रह जाते, लेकिन 5400 4800 और 4200 तक नहीं जाएं। 5400 4800 4200 के नीचे आप यह भी देखें कि ग्रेड पे क्या है। ग्रेड पे भी देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि ऑफिशियल ट्रीटमेंट जो आपके साथ होता है, तो ऑफिशियल ट्रीटमेंट में हायरार्की अहम रोल प्ले करती हुई आती, और उस हायरार्की को निर्धारित करने में जो है ये ग्रेड पे अहम और निर्णायक भूमिका निभाता हुआ आता। तो कहीं ना कहीं निर्णय लेते वक्त इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। यहां से अगर आगे मैं बढ़ूं तो यहां से आगे फिर मैं पिक करूंगा अगला डायमेंशन जो है प्रायोरिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के आप क्या सोचते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली से जुड़े होंगे,
दिल्ली में रहने की आदत होगी, नहीं, दिल्ली का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एंजॉय करते होंगे। और पता चला कि यहां से उठा करके किसी मधेपुरा के ब्लॉक में ले जाकर के वीडियो बना दिया गया, उसके बाद आप भी रो रहे हैं और गलती से आपने प्रेम विवाह किया है और प्रेमिका भी दिल्ली की रहने वाली है, तो पता चला वो भी रो रही है। वो जिंदगी भर आपको कोसेगी और आप भी मन ही मन अपने पर क्षुब्ध होते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि ये चीज निर्धारित कर लें। कई ऑप्शन है, कई पोस्ट हैं जो आप देखेंगे। पटना से, जैसे विधानसभा से जुड़े हुए 2 पोस्ट हैं, पूरी की पूरी जिंदगी आपकी पटना में गुजर जाएगी। और पूरी की पूरी जिंदगी पटना में गुजर जाएगी तो उसका सीधा साधा मतलब है कि मतलब एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सकते, एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पर उपलब्ध होगा। दूसरा कंटेक्स्ट अगर बात करूं तो कई पोस्ट ऐसे हैं जहां आपका अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट में होगा, चाहे जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे लेबर सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट हो। इस बार ये पोस्ट नहीं है। तो कई सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग जिला मुख्यालय में होती है, और जिला मुख्यालय में जहां पोस्टिंग होती है वहां पर कंपैरेटिवली देखें उस जिले के अन्य हिस्सों की तुलना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति होती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर होती है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जिला मुख्यालय से इतर हट करके भी देखें, कुछ पोस्ट होते, अनुमंडल मुख्यालय वाले कुछ पोस्ट होते, तो अनुमंडल मुख्यालय वाले उन पोस्ट को हम हायरार्की में ऊपर रख सकते हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए तो वहां पर भी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होगी। या जैसे एक पोस्ट है एमईओ का, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट है, तो एमईओ के पोस्ट भी अच्छे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, लास्ट पॉइंट अगर मैं कहूं तो स्कोप ऑफ फील्ड पोस्टिंग, जैसे अगर आप देखें तो कई लोग रैंक बेहतर होने के बावजूद एसडीएम की तुलना में डिप्टी एसपी के पोस्ट को प्रीफर करते हुए आते, डीएसपी के पोस्ट को प्रीफर करते। और डीएसपी के पोस्ट को अगर वो प्रीफर करते हैं तो इसके पीछे रीजन यह है कि एसडीएम की तुलना डिप्टी एसपी के पोस्ट पर फील्ड पोस्टिंग की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो एसडीएम के पोस्ट की अहमियत तभी तक है जब तक आपकी पोस्टिंग एसडीएम के रूप में होती अनुमंडल मुख्यालय में होती है, और अनुमंडल मुख्यालय 101 ही है, नहीं। जबकि अगर आप देखें एसडीएम के सृजित पोस्ट जो हैं बहुत ज्यादा हैं। तो जब आप अनुमंडल मुख्यालय में नहीं होंगे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पद पर अगर आपकी तैनाती होगी तो वो रुला देगा। तब वही शिव पूजन सहायक की भगजोग कहानी का प्लॉट, कहानी के भगजोगने वाली आपकी स्थिति होगी कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है। हां, फिर एक यह है कि इन दोनों पोस्ट की एक खासियत है। आप में से जिन लोगों ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, जिन लोगों ने भी, ठीक है, तो एसडीएम और डिप्टी एसपी के पोस्ट की यह खासियत है कि जो सपना आपका अधूरा छूट गया था वो सपना अब आपका पूरा हो सकता है। क्योंकि जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो यहां से प्रमोशन प्राप्त करते हुए आप जो है आईपीएस और आईएएस की कैटेगरी में जा सकते हैं। यद्यपि वहां पर भी देखेंगे तो वहां पर भी शार्प डिवीजन आपको दिखाई पड़ेगा। जो यूपीएससी के सिलेक्शन के थ्रू जाते हैं
उनका ट्रीटमेंट प्रमोटी आईएएस या प्रमोटी आईपीएस के प्रति जो है कुछ वैसा ही होता है, डिस्क्रिमिनेटरी, जो आप अपने समाज में जाकर के देखते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, अभी गृह विभाग के अपर सचिव का जो डेथ हुआ है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण उसको आप देख सकते हैं। अगर वो प्रमोटी ना होकर के अगर प्रॉपर आईएएस होते तो शायद स्थिति अलग होती, शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी। तो मेरे कहने का मतलब यह, पहला नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ सर्विसेज को ध्यान में रखें। नंबर 2, आपका जो नेचुरल ओरिएंटेशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उस नेचुरल ओरिएंटेशन और उस इंटरेस्ट को आप ध्यान में रखें। तीसरा, पर्सनल लाइफ आपके लिए कितना मायने रखता और उस पर्सनल लाइफ के लिए कितना स्पेस है, सर्विसेज प्रेफरेंस के क्रम में इस बात को ध्यान रखें। चौथा, पे स्केल और ग्रेड पे जो है उसको निश्चित तौर पर आप ध्यान में रखें। पांचवा, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो स्पेस है उसको जरूर आप ध्यान में रखें। और छठे चीज मैं कहूंगा कि फील्ड पोस्टिंग के स्कोप को ध्यान में भी जरूर रखा जाना चाहिए। ये इतने बिंदु हैं जितने बिंदुओं के कंटेक्स्ट में सर्विसेज प्रेफरेंस को का निर्धारण किया जाना चाहिए। और अगर आपने किसी सर्विसेज को प्रीफर किया है तो वैसी स्थिति में आपको अपने पोजीशन को जस्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब बैकग्राउंड से होंगे, और जो भी जॉब बैकग्राउंड से होंगे उनसे यह पूछा जाता है कि आप जो है पब्लिक सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप अच्छे जॉब में हैं, फिर यहां पर क्यों आना चाहते? तो वो गिनाना शुरू करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क और फलाना ढिमकाना ढिमकाना। जरा नजर दौड़ा करके देखें, एक आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और दूसरा आरडीओ को छोड़ दें तो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क कहां पर दिखाई पड़ती? एक एसडीओ के पोस्ट को छोड़ दें और दूसरा आप आरडीओ को पोस्ट को छोड़ दें तो कहीं पर आपको डाइवर्सिटी ऑफ वर्क दिखाई पड़ती है? तो ऐसा जवाब देने से परहेज करें जो जवाब आगे आपको फंसाने का काम कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सजेशन जो मेरा होगा, दूसरा सजेशन यह होगा कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होकर के रिप्लाई करने की कोशिश मत करें। बी रियलिस्टिक, बेसिक जेन्युइननेस के साथ आप आंसर करें। बेसिक जेन्युइननेस के साथ जो आंसर करेंगे तो वो उसमें अपील कहीं ज्यादा होगी। आपसे पूछा जाएगा कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते, तो आप कहेंगे कि सर हम समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मुझसे पूछेंगे तो इससे वाहियात उत्तर हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा आदमी है जो समाज सेवा नहीं कर रहा है? एक दूसरी बात मैं पूछना चाहता, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता, क्या यूपीएससी और बीपीएससी ज्वाइन करके ही समाज सेवा की जा सकती है? तीसरा, आजकल तो एनजीओ का रास्ता समाज सेवा के लिए बड़ा आकर्षक है। एनजीओ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैंने जो कहने की कोशिश की, आपकी कोशिश होनी चाहिए, कोशिश यह होनी चाहिए कि एक रियलिस्टिक आंसर के साथ सामने आए, जिस आंसर में अपील हो, जो आंसर आपके डिसीजन को जस्टिफाई कर सके, जो आंसर आपके डिसीजन को रैशनलाइज कर सके। इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो अब मैं यहीं पर रोकूंगा खुद को।
और फिर थोड़ी देर में मैं इंटरैक्टिव सेशन में शुरू कर